What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे थे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक पार्ट इसका आ चुका है आपके पास, दिस इज पार्ट 2। और आज के वीडियो में हम लोग इसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे सभी बीकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन, सब जगह यही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। तो बहुत ध्यान से देखना है, बड़े अच्छे से समझेंगे। मटेरियल आप लोग के पास ऑलरेडी है, नहीं है तो मेरे सामने है, आप इसी में से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और अपने पास शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज कितने इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहला जो आज का सवाल है, देखो हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पे खत्म किया था, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत शानदार तरीके से मैंने आप लोग को समझाया था। आज और बढ़िया तरीके से आगे की चीजें पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें इसेंशियल हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड बोलेंगे। वैलिड का मतलब है कि उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल सही है और वो लॉ में एनफोर्सेबल भी है ना। इसका मतलब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी भी आ गई, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस परफेक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, राइट। अब वैलिड के लिए कुछ चीजें तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई हैं कि ये होना चाहिए। जैसे एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है वो दोनों किसी भी बर्डन में ना हुआ हो, किसी जोर जबरदस्ती के साथ ना हुआ हो, फ्रीली हुआ हो, किसी के ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जैसे माइनर ना हो, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो आप बदले में एक्सचेंज कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, लॉ में वो लीगल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लीगल होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड बच्चों वैलिड का जस्ट रिवर्स होता है। तो वैलिड क्या है, जो एनफोर्सेबल है। वॉइड क्या है, जो एनफोर्सेबल ही नहीं है, वो कैंसल्ड है, पहले दिन से ही खत्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें इन सेक्शंस में दी हैं जिनको पहले दिन से वॉइड माना गया है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं कंडीशंस, लेकिन ये ना थोड़ी सी अधूरी लगती हैं। तो कुछ चीजें और हैं जो अलग अलग जगह पे दी गई हैं, तो उनको भी हम एसेंशियल मानते हैं। जैसे दो पार्टीज होनी चाहिए भाई। अब देखो फ्री कंसेंट है तो पहले पार्टी तो हो, एक बायर एक सेलर तो हो, तभी तो उनका फ्री कंसेंट देखेंगे। तो दो पार्टीज होनी चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप का। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि एक पापा ने अपने बच्चे को प्रॉमिस करा कि तेरे को बाइक ले दूंगा या व्हीकल ले दूंगा अगर तेरे अच्छे नंबर आए तो। अब उसके अच्छे नंबर आ गए, पापा ने मना कर दिया कि यार चल अभी बजट नहीं है, थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। तो वो बच्चा वहां पे केस नहीं करेगा पापा के ऊपर, क्योंकि कोई लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करने का इंटेंशन ही नहीं था। वो तो एक घर का एग्रीमेंट है यार, उनका आपसी एक आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ लव वो चीज थी वो तो, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, है ना। जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल का ऑयल का बिजनेस है, अब उसके पास 6, 7, 10 तरीके के ऑयल है। एक कस्टमर आया, उसने बोला 10 लीटर ऑयल भेज देना, उसने कहा ओके मैं भेज देता हूं। अब कौन सा सर्टेन नहीं करा गया, तो वो सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसा कोई चीज ना हो जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे चिंटू ने चिंटी को बोला अगर तू मुझे हाँ कर दे तो मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा। भाई तुम्हें पता है नहीं ला सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है। ये पिक्चर में ही चलेगा, बस चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं होगा भाई, पॉसिबल होना चाहिए। ये बिजनेस लॉ है, प्रैक्टिकलिटी पे बातें होंगी यहाँ पे, हवाबाजी नहीं होगी यहाँ पे, सही है। तो इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेक्शन 10 याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो बनाए गए हैं फ्री कंसेंट से। फ्री कंसेंट का मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर रहे हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के, वो दोनों फ्रीली अपनी इच्छा से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉम्पिटेंट का मतलब भैया माइनर नहीं होने चाहिए, है ना, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। ये कॉम्पिटेंट किसको मानते हैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज पढ़ाऊंगा।
लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। जो एक पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला कि सर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओ ना, मैंने कहा पढ़ा दूंगा बट आई विल चार्ज ₹10,000। अब मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले में ₹10,000 चार्ज कर रहा हूं, तो ये लॉफुल है, इसमें मैं कुछ भी अनलॉफुल नहीं कर रहा, लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है। और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, आपने मुझे कोई भी चीज इलीगल करने को नहीं बोला, आपने मुझे बोला कि ये लॉफुल चीज हमें पढ़ा दो, पढ़ाना इज लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, पीछे पढ़ा था, कहीं पे भी ये वॉइड नहीं बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो बोल रहा है सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव एंड देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस जो कुछ रिक्वायरमेंट्स और ऐड करते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एलिमेंट्स और होने चाहिए, जैसे शुरुआत करेंगे बच्चों, 2 पार्टीज। सबसे पहले 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक इंसान खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब मैं खुद को बोलूं कि बेटा बच्चों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना है, अगर पढ़ा दिया तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डाल लूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। नहीं भाई, एक इंसान खुद के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो देखो लिखा हुआ है, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन पार्टी हु इज मेकिंग द ऑफर, अदर पार्टी हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो एक ऑफर करने वाला, एक एक्सेप्टेंस करने वाला, 2 पार्टीज का होना मस्ट है। तो पहली एसेंशियल कंडीशन एग्जाम में लिख के आनी है, देयर शुड बी 2 पार्टीज, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स और बाय पर्सन्स हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस। नेचुरल मतलब राम श्याम चिंटू चिंटी गीता सीता मीता रीता, सब नेचुरल पर्सन्स, या फिर जो लॉ ने बनाए हैं। अब तुम बहुत सारे पढ़ के आए हो, है ना, कंपनीज हो गई हमारे पास, फर्म्स हो गई, मतलब बैंक्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, लॉ में इनको एक प्रॉपर जगह दी गई है, राइट। कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर। सेलर और बायर 2 डिफरेंट पर्सन्स होने चाहिए। तो पहला तो हो गया 2 पार्टीज। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पहला 2 पार्टी होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल ऑब्लिगेशन बिल्ड करने का। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल एग्रीमेंट, सोशल का मतलब सामाजिक, डोमेस्टिक यानी घर के एग्रीमेंट, ये एनफोर्सेबल नहीं होते बेटा। अब सोशल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रामलीला वाले आए और रामलीला वालों ने मेरे पास आके बोला भैया आप प्लीज डोनेशन करो ना, आप कितना डोनेशन करोगे। मैंने कहा यार मैं कर दूंगा डोनेशन अपने हिसाब से, आपको जितना अच्छा लगे आप लिख लेना मेरे नाम से। उन्होंने बोला भैया आप ही बता दो आप कितना डोनेशन करोगे। मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 2100 रुपये डोनेट कर दूंगा। उन्होंने बोला ओके आप कर देना, ये QR है इस पे कर देना। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। अब मैं घर गया, मैंने देखा मेरा UPI नहीं काम कर रहा था, बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से 1100 रुपये मैं कर पाया। अब मैंने बोला था 2100 रुपये मैं कर पाया, 1100 रुपये। अब क्या वो रामलीला वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे? यहाँ पे बच्चों कोई इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। ये तो हम वैसे ही समाज में ये चीजें करनी पड़ती हैं, तो सोसाइटी में इस तरीके की चीजें हो गई, घर पे हो गया, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं बिल्ड हो रहा, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, समझे? ये जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है देखो हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल, A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband बाहर है, या सपोज कर लो चिंटू अब्रॉड में रहता है, चिंटी इंडिया में रहती है, वो उसकी वाइफ है, ठीक है। अब चिंटू ने बोला मैं आपको हर महीने मेंटेनेंस भेजा करूंगा, यानी कुछ अमाउंट भेजा करूंगा। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, चिंटू नहीं भेज पाया। चिंटी निकली बदमाश, उसने उसको स्यू कर दिया, उसको केस कर दिया कि ओ चिंटू पैसे क्यों नहीं दिए, उसके ऊपर केस कर दिया। Here in this case, wife could not recover. जज साहब ने भगा दिया कि चिंटी चल घर जाके बैठ, ज्यादा नवाब मत बन। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है भाई, यहाँ पे कोई इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप बनाने का। As it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. ठीक हो गया बेटा। ये वाला देखो, Mr. लेखपाल promises to pay 5 लाख to his son if the son passes CA exams. लेखपाल जी ने बोला अपने बेटे को बेटा CA बन जा, तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। पास हो गया, सन ने क्लेम करा वो मनी, सन को रिकवर नहीं होगा क्योंकि ये भी एक सोशल एग्रीमेंट है।
परफेक्ट है जी, ओके। ये एक बार आप रीड करोगे, एग्जाम्पल नंबर 7 ये आपके सामने है, ये बेसिक। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कुछ और चीजें भी हैं बच्चों जो लिखा हुआ है पूरी होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन, या तो लिखित में हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, शब्दों से भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। लीगल इफेक्ट में अगर हम बात करें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। लीगली कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखित में करा है या ओरली करा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। बट अगर आपने ओरली करा है और कोई मुकर जाता है तो फिर उसको प्रूफ करने का बर्डन आपके ऊपर है। वो आप कैसे प्रूव करते हो, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई कुछ है, वो आप कैसे प्रूव करते हो, दिस इज अप टू यू। कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, बट एडवाइजेबल यही होता है कि रिटर्न होना चाहिए जो भी हो, है ना। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। ठीक हो गया बेटा जी। चलो देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो रिटन ही होने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कहां तक याद रखेंगे भाई, पार्टीज दोनों ही कैसे याद रखेंगी, तो वो रिटन ही होना चाहिए। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स registration of contract under the law which is in force is essential to be valid in case of immovable property। immovable property के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप कोई लैंड खरीदते हो तो पहले रजिस्ट्री करानी पड़ेगी ना आपको लिखित में। ये नहीं हो सकता कि ओरली मैंने आपको बोला मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं, आपने मुझे पैसे दिए, आपकी हो गई आज से, नहीं। जिसके नाम रजिस्ट्री है, देखो यहाँ पे लिखित में होना जरूरी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, इन केस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस some other formalities have to be complied, वो जरूरी होती है, राइट। चलो जी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये भी मैंने आपको बताया कि भैया जी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब कि आप जिस भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर कोई भी केओस, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। मीनिंग शुड बी सर्टेन। अगर मीनिंग सर्टेन नहीं होगा ना तो दिक्कत है। जैसे एग्जांपल पढ़ो, A एग्री टू सेल B 100 टन्स ऑफ ऑयल, और कुछ भी सर्टेन नहीं था कि कौन सा ऑयल भाई, वो तो 10 तरीके के ऑयल बेचता है, तो यहां पे भी ये वैलिड नहीं बनेगा, राइट। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। XYZ लिमिटेड एग्रीड टू लीज द लैंड टू मिस्टर A फॉर इनडेफिनेट पीरियड। लो जी, एक कंपनी ने बोला हम आपको लैंड लीज पे देते हैं, लीज पे दे देंगे आपको, किराए पे दे देंगे, रखो यूज करो। अब बताओ जरा मुझे, अगर मुझे कोई लैंड मिली है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अब अनलिमिटेड पीरियड कितना, जब तक आपका मन करे आप जमीन रखो लीज पे, ऐसा तो नहीं चलता ना, एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए प्रॉपर, राइट। उसके बाद देखो लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है वो पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ना होना, ठीक है। जैसे वही वाली बात है, चिंटू ने चिंटी को बोला कि आई लव यू, अगर तू मुझे आई लव यू टू बोलती है तो मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा बेटा। तो चिंटी ने बोला अच्छा ऐसा है, आई लव यू टू, जब लिया। अब कहां से लाए भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। जैसे ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने बी को बोला देखो मैं क्या जादू करके कुछ भी यहाँ पे पैदा कर दूंगा। एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो एडिशनली हमारे पास होनी जरूरी है। अब सेक्शन 10 के हिसाब से देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 क्या क्या इसेंशियल चीजें हैं। सबसे पहला ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। एग्रीमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑफर। मैं कुछ ना कुछ आपको ऑफर कर रहा हूं और आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। एग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है।
राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, चाहे कोई एक इंडिविजुअल प्रॉमिस हो, चाहे कोई सेट ऑफ प्रोमिसेस हो, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन हो, वो एग्रीमेंट है ना। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल यानी एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ दूं, एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी जोड़ दूं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपको पढ़ा चुका हूं मैं लास्ट क्लास में ये सब, राइट। उसके बाद बच्चों ये जो कंसेंट है, यानी कि मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपकी कंसेंट आ रही है। कंसेंट का मतलब आपका रिप्लाई आ रहा है, वो फ्री होना चाहिए। किसी भी आउट ऑफ कोई फोर्सफुली मैंने आपसे ना कराया हो, मैंने आपको किसी बर्डन में ना कराया हो, ठीक है, तो वहां पे चीजें नहीं चलेंगी। ठीक हो गया या नहीं हो गया, परफेक्ट हो गया या नहीं हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वीडियो कर रहा हूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूं बहुत शानदार। मेरे पीछे नैना जी हैं हमारे ऑफिस में, और ये एडिटिंग कर रही हैं बैठ के, ठीक है। अब मैंने नैना जी को बोला कि नैना जी आप हमारे लिए, मैंने ऑफर करा कि नैना जी आप हमारे लिए पूरे महीने में वीडियो एडिटिंग करोगे। नैना जी ने बोला सर पैसे कितने मिलेंगे? मैंने कहा 500 रुपये मिलेंगे। तो नैना जी बोल रही है अरे 500 रुपये मैं तो नहीं करती, 500 रुपये कोई बात है। मैंने कहा नैना जी आपको करना पड़ेगा। नैना जी ने कहा नहीं मैं तो नहीं करती। मैंने जेब से बंदूक निकाली, उनके सिर पे रख दी। नैना जी करोगे? तो नैना सेड यस यस सर करूंगी, जिंदगी से ऊपर थोड़ी कुछ है, मैं करूंगी। 500 क्या 400 में भी करने को तैयार हूं। अब देखो मेरा ऑफर था 500 में करो। नैना जी सेड यस आई विल डू द एडिट वर्क फॉर ₹500। अब देखो ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, तो होना तो चाहिए वैलिड। बट क्योंकि मैंने कोई चीज फोर्सफुली कराई, तो जो कंसेंट आया वो फ्री नहीं है बेटा, ठीक है। तो फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है। 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। बिल्कुल एग्री होना चाहिए सेम थिंग पे सेम सेंस में, और फ्रीली, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, है ना। सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। ये वर्ड याद रखना, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है एग्री करना अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक चीज पे एग्री करना, सेम सेंस में एग्री करना, राइट। अच्छा कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कंसेंट को बच्चों फ्री कब नहीं मानते? कंसेंट को कब फ्री नहीं मानते? अगर ये कंसेंट कॉर्जन से ली गई है। कॉर्जन का मतलब किसी को बहुत ज्यादा डरा धमका के, उसको फिजिकली हार्म का डर करके, वही चाकू दिखा के, बंदूक दिखा के, इसको बोलते हैं कॉर्जन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो जैसे तुम ये पूरा का पूरा एक साथ कई सारे पॉइंटर्स पढ़ रहे हो ना, आगे कॉर्जन पे पूरा पेज है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे पूरा पेज है, फ्रॉड पे पूरा पेज है, मिस रिप्रेजेंटेशन पे पूरा पेज है, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कॉर्जन यानी जोर जबरदस्ती। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, अब कुछ कई बार आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में होकर कोई चीज बोल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी साइकिल की शॉप है, उसकी साइकिल की शॉप है, और मुझे किसी को गिफ्ट करने के लिए साइकिल लेनी थी, राइट। मैं उसके दुकान पे गया, ठीक है, मैंने उसको बोला, उसका नाम राघव है, तो मैंने राघव को बोला कि मिस्टर राघव आई वांट टू बाय 1 साइकिल। राघव ने बोला ओके सर मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। अब वो जो साइकिल थी वो थी 2500 रुपीज़ की, ठीक है। अब मैंने राघव को बोला अरे नहीं यार राघव 2500 इज वे मोर, आप मुझे प्लीज़ 500 में दो ना। अब ऑल्दो राघव को खुद वो 1500 की पड़ी थी या 2000 की पड़ी थी, उसको 500 रुपये कमाने थे मेरे से, ठीक है, या वो भी नहीं कमाने थे, शायद 2500 की पड़ी हो, वो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहा था। बट मैंने बोला राघव आप प्लीज 500 में दो ना। अब मेरा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर कि वो मुझे मना नहीं कर पाया। उसने सोचा यार लॉस झेल लेंगे, सर ने कौन सा रोज रोज मेरी दुकान पे आना है, आज पहली बार आए हैं, चलो मैं दे देता हूँ। तो आउट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने वो चीज करी। तो कुछ लोग इसका ना नाजायज फायदा उठाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट के लिए ना तो कॉर्जन हो, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना कोई फ्रॉड हो, और ना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप किसी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। कोई मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, गलती से भी कोई चीज पे एग्री नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें अगर हैं, कॉर्जन है, जोर जबरदस्ती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसी का, कोई फ्रॉड हुआ है तब आपने एग्री करा, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई चीज गलत से रिप्रेजेंट करी गई है, या फिर मिस्टेक है, इन पांचों ही केसेस में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। ये दिमाग में रखना बेटा, ठीक है।
बढ़िया सर। देखो लिखा हुआ है ए हु ओन्स 2 कार्स। ए 2 गाड़ी है उसके पास, वो एक रेड गाड़ी बेच रहा है बी को, और बी को क्या लगा कि वो परचेज कर रहा है ब्लैक गाड़ी। अब ए के दिमाग में क्या था कि वो लाल वाली बेच रहा है, बी के दिमाग में है कि वो काली वाली खरीद रहा है। तो देखो दोनों सेम थिंग अपॉन सेम सेंस पे एग्री नहीं कर रहे। देयर इज नो कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम नहीं है, देयर इज नो कंसेंसस एड इडम एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा जी। टू डिटरमाइन कंसेंसस एड इडम, अगर कंसेंसस एड इडम चेक करना हो तो क्या देखना है कि क्या हर चीज प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है, लैंग्वेज प्रॉपर्ली लिखी गई है उस चीज की। तो देखो क्या है, टू डिटरमाइन द कंसेंसस एड इडम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। तो देखो अगर ए ऐसा बोलता विल यू बाय माई रेड कार फॉर ₹3 लाख, बी ने बोला यस। अब देखो हर चीज क्लियर है, गाड़ी लाल गाड़ी 3 लाख रुपए, हर चीज क्लियर है, और बी ने बोला यस, तो अब कंसेंसस एड इडम हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो एग्जांपल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ बी डजंट लेंड हिम ₹2 लाख। लो जी, ए ने बोला बी को कि तेरे को गोली मार दूंगा अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं देगा। अब बताओ, एक ऑफर है मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बी बोल रहा है कि चल दे दूंगा नहीं तो गोली मार देगा। डर से कराया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, बी एग्रीड टू इट, हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड अंडर कॉर्जन एंड हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे इसने बोल दिया स्टूडेंट में नोट दैट कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। सिंपल है यार, ओके। अच्छा, अगला आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पीछे बोला था ना कि पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कौन सी पार्टीज को केपेबल माना जाता है, कौन कौन सी पार्टीज को हम केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, ये भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज हैं, सबसे पहले एज ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए, इसका मतलब 18+ होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब पागल पागल ना हो, दिमाग सही चलता हो, सही डिसीजंस लेता हो, तो साउंड माइंड होना चाहिए एक बंदा। ओके, अगर तुम किसी इंडिविजुअल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उस टाइम वो शराब के नशे में है, वो केपेबल ही नहीं है भाई डिसीजन लेने के लिए, तो उस टाइम पे वो साउंड माइंड नहीं माना जाएगा। साउंड माइंड होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय लॉ। कुछ चीजों को लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड करा गया है, जैसे कोई जेल में है, कोई कैदी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमारा किसी देश के साथ वॉर चल रहा है, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, लॉ बोलता है इनके साथ नहीं करोगे आप। ठीक है, तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, शुड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। चलो भाई, अब देखो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब अपनी सेंसेस में होना चाहिए। ल्यूनाटिक का मतलब पागल, इडियट का मतलब सब समझते हो, ड्रंकन पर्सन का मतलब सब समझ गए, ये लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, डिस्क्वालिफाइड कौन लोग होते हैं, डिस्क्वालिफाइड में ही मैंने आपको बता दिया कि भैया कोई ऐसा है जो जेल में है, ठीक है, या जो इंसॉल्वेंट है, या फिर जिनसे हमारा वॉर चल रहा है, ये सब डिटेल में आगे आएगा, लेकिन एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चों कंसीडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन का मतलब ए ने बी को बोला कि क्या आप मुझे अपनी गाड़ी बेच दोगे, बी ने बोला हाँ मैं बेच दूंगा। कितने में बेचोगे, कैसे बेचोगे, कोई लेन देन डिसाइड ही नहीं हुआ, तो यहां पे बच्चों कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जहां पे कंसीडरेशन नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। ए बी को कुछ दे तो बी ए को भी कुछ दे, देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, सम इंटरेस्ट, सम प्रॉफिट, सम बेनिफिट, मतलब कुछ भी रिटर्न में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब वो कंसीडरेशन कितना जेन्युइन है कितना जेन्युइन नहीं है ये तो केस लॉ पे डिपेंड करता है, बट कंसीडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, ए ने एग्री करा कि बी को कि मैं आपको अपनी किताबें बेचूंगा 100 रुपए में, बी ने बोला ठीक है मैं 100 रुपीज आपको दे दूंगा। अब देखो ए बुक्स दे रहा है और बी 100 रुपीज दे रहा है, तो दोनों के लिए देयर इज समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो दोनों में है, राइट। तो ए इज प्रॉमिस टू सेल द बुक्स इज कंसीडरेशन एंड बी इज प्रॉमिस टू पे ₹100 इज द कंसीडरेशन। ओके,
इसके बाद बोल रहा है बच्चों जो कंसीडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए, जो कंसीडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए, दोनों चीजें लॉफुल होनी जरूरी हैं। जैसे कि सेक्शन 23 स्टेट्स दैट कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी ऐसी चीज जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है, अगर आप कुछ भी ऐसा रख रहे हो तो वो फिर हम लॉफुल नहीं मानेंगे, ठीक है। और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ठीक है। फ्रॉडलेंट है, यानी कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉड को करने की बात हो रही है, किसी को कोई इंजरी हो रही है उस चीज से, कोई प्रॉपर्टी का गलत इलीगल काम हो रहा है, तो ये चीजें अलाउड नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप prosecution, A promised to drop prosecution against B for robbery and B promised to restore the value of the things taken. The agreement is void as its object is unlawful. इसका मतलब क्या हुआ है, A ने बोला B को कि भाई मैं तेरे ऊपर जितने भी केस हैं वो सब वापस ले लूंगा, मैं सारे के सारे केसेस वापस ले लूंगा, रॉबरी के हैं, देखो लूटपाट के हैं, मैं वापस ले लूंगा। और B बोल रहा है ठीक है, जो भी चीजें मैंने चोरी करी थी मैं वो सब वापस कर दूंगा, आप प्लीज वापस ले लो, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये क्या कंसीडरेशन है इसके अंदर? कंसीडरेशन है सामान वापस कर दूंगा, और बदले में क्या दे रहा है वो कि मैं केस वापस ले लूंगा, कि भाई आप चोर नहीं होगे, फिर आपने रॉबरी करी है लेकिन ठीक है आप मेरा सामान वापस करो, मैं केस वापस ले लूंगा। तो यार गलत बात है ना, ऑब्जेक्ट सही नहीं है। लिखा हुआ है द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है। जैसे आगे लिखा हुआ है ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी, ए बोल रहा है कि मैं अपना घर बेचूंगा बी को 100 किलो कोकेन के बदले में, ड्रग्स के बदले में। अब यहां पे भी एग्रीमेंट इलीगल है क्योंकि कंसीडरेशन अनलॉफुल है, ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट। लास्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ चीजों को लॉ में पहले से ही वॉइड बताया गया है, ठीक है। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी which the law declares to be either illegal or void. लॉ ने अगर इलीगल बताया है या void बताया है, वो दोनों ही अलाउड नहीं है, ठीक है। इलीगल में तो बच्चों पनिशमेंट भी होती है, void में क्या होता है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कैंसिल है, लेकिन इलीगल अगर है कोई चीज तो वहां तो पनिशमेंट भी होती है, दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट इज द वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, ठीक है। वॉइड में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं होती, वो वॉइड है तो वॉइड है, बस टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। इलीगल चीज अगर कोई हो रही है तो वहां तो पनिशमेंट भी होती है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होती हैं, जेल तक हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल। आप किसी का मर्डर कर रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी का नाम खराब कर रहे हो, है ना, एंटर कर रहे हो ऐसे एग्रीमेंट में जो पब्लिक के लिए सही नहीं है, ठीक है, ऐसी चीजें इलीगल मानी गई हैं। और कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ, रिस्ट्रेंट का मतलब आप कुछ चीजें करने से रोक रहे हो, किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो, किसी को शादी करने से रोक रहे हो, किसी को लीगल प्रोसीजर करने से रोक रहे हो, जैसे ए बी के ऊपर केस करने वाला है, आप उसको रोक रहे हो, ये चीजें भी वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे भी ये वॉइड आया था ना कि केस वापस ले लो रॉबरी का, तो ये भी चीजें बच्चों वॉइड कहलाती हैं, ठीक हो गया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये वाला टॉपिक, पहले तो ये इसेंशियल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारे पास द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं बेटा जी द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बीकॉम बीबीए एग्जाम्स में तो ऑलमोस्ट हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है, और हमारे फाउंडेशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो पहला चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए गए हैं, वो आप इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हैं। जैसे अभी पीछे देखा ना हमने, कंसिडरेशन पे पूरा चैप्टर है, कॉर्जन वगैरह हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो इन्हीं में से निकल के आएंगी। बट पहला एक बेसिक है, जैसा क्लास 12 में फंडामेंटल होता है ना कि पार्टनरशिप के बेसिक्स, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके से डिफाइंड है बच्चों। वैलिडिटी के बेसिस पे कि वैलिड है या नहीं है, फॉर्मेशन के बेसिस पे कि कैसे बनाए गए हैं,
परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे और ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा, राइट। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब कि एक तरीके से एनफोर्सेबल है या नहीं है। सीधा मानो, अभी आप पीछे मैंने आपको दो तरीके की चीजें, तीन तरीके के एग्रीमेंट तो दिखाई दिए, वैलिड, वॉइड, इलीगल। बताए या नहीं बताए? वैलिड कौन सा है? जिसके अंदर सब कुछ ठीक है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, एनफोर्सेबिलिटी पूरी 100%, सब कुछ परफेक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। एक ऐसा एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? वही ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, है ना। तो एग्रीमेंट बन गया, वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब दोनों पार्टीज बाउंड है काम करने के लिए, यानी एनफोर्सेबल भी है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एग्रीमेंट्स। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं है, एग्जाम्पल देखो, आगे बढ़ो। वॉइड कौन सा होता है? वॉइड होता है बच्चों जी हमारे पास जो कि किसी कंडीशन की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता। यानी कि वैलिड में बस परफॉर्मेंस होनी थी और वो परफॉर्म नहीं हो सकता, वो वॉइड हो जाएगा। सर क्यों नहीं परफॉर्म हो सकता? भाई ए और बी ने कुछ एग्रीमेंट करा था, सब कुछ लॉफुल था, कंसिडरेशन वगैरह सब डिसाइडेड था, लेकिन ए की डेथ हो गई। अब क्या करें? हो ही नहीं सकेगा ना, वॉइड हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2J states as follows: a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। यानी कि अब मैं इसमें तुम्हें थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं बच्चों। void agreement, जो void agreement होता है ना, वो void ab initio होता है। void ab initio, void ab initio का मतलब void from the very first day। जिस दिन से वो एग्रीमेंट बना है उसी दिन से void है, वो है ही नहीं एनफोर्सेबल, ठीक है। लेकिन void कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, void कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले दिन से void नहीं होता, पहले दिन से वो वैलिड होता है, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। उस टाइम वो एनफोर्स नहीं हो सकता, तो तब वो void कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ऑल्दो थोड़ा डीप है, यहां पे भी नहीं दिया, लेकिन मुझे लॉ से नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है तो मुझे तो तुम्हें बताना है। ध्यान रखना, void एग्रीमेंट इज void ab initio, फर्स्ट डे से ये एग्रीमेंट है ही नहीं। void कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि नहीं हो सकता। देखो क्या लिखा हुआ है, a void contract is the one which cannot be enforced by court of law। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है मिस्टर एक्स ने एग्री करा कि वो एक बुक लिखेंगे एक पब्लिशर के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कुछ भी अनलॉफुल नहीं है, सब कुछ जेन्युइन है। मिस्टर एक्स एक ऑथर है, पब्लिशर को प्रॉमिस कर रहे हैं कि ठीक है मैं आपके लिए किताब लिखूंगा, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है बच्चों ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब हो ही नहीं सकता। तो लिखा हुआ है does a valid contract when cannot be performed becomes void। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और लिखा हुआ है देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑनर ऑफ द फैक्ट्री। बी एक ऑनर ऑफ द फैक्ट्री है, ए ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई फायर कॉट इन द फैक्ट्री। लो जी, कुछ सामान के लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैलिड था यार, सामान का लेन देन होता है बिजनेस में, यही सब तो है। लेकिन उसके परफॉर्म होने से पहले ही जिस फैक्ट्री से शुगर आनी थी उसमें आग लग गई, नॉन परफॉर्मेंस है, हो ही नहीं सकता, तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। Everything was destroyed. Here the contract becomes void. It may be added by way of clarification that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying, it has to be called a void contract। ठीक है जी, कुछ खास नहीं है। वैलिड और void समझ गए। तीसरा आता है voidable। voidable का क्या मतलब है? नाम में ही है इसका मतलब, void एबल। void एबल का मतलब कि आप इसको void कर सकते हो, अभी है नहीं बट आप कर सकते हो। अभी फिलहाल ये वैलिड है, बट अगर आप चाहो, इफ यू वांट, तो आप इसको void कर सकते हो। सर voidable कौन से होते हैं?
जितने भी जो कंसेंट ली गई है, जिन भी एग्रीमेंट्स में ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस आई, वो जो एक्सेप्टेंस ली गई है कॉर्जन से यानी जोर जबरदस्ती से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, कहीं भी अगर इस तरीके से जोर जबरदस्ती से कंसेंट ली गई है तो अगर आप उस चीज पे एग्री कर ही गए हो, ठीक है, फिर वैलिड चल रहा है सब। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके वॉइड करवा सकते हो। तुम लोग बता सकते हो कि मेरे से जोर जबरदस्ती से हाँ करवाई गई थी, दिस कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं इसको फुलफिल करना। तो क्या ये आपके ऑप्शन पे हो गया कि आप इसको वैलिड मानो या वॉइड? आपके हाथ में है ना। अब जो राघव हैं जिनसे मैंने साइकिल ली थी, अभी पीछे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था ना, मेरे स्टूडेंट है राघव, उनसे मैंने साइकिल ली थी, वो उन्होंने मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस में 500 में दे दी। लेकिन अगर उनको बाद में रियलाइज हो तो वो बोल सकते हैं कि नहीं यार, आई रियली डोंट वांट टू परफॉर्म, मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा, मैं इसको वॉइड करना चाहता हूँ। तो ये वॉइडेबल हो गया कि आपकी इच्छा है, आप चाहो तो वैलिड रख लो। अब वो हर चीज में ओके है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में इज ओके, उसने कहा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, तो वैलिड है ही है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको वॉइड कर सकते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, इसको हम वॉइडेबल बोलते हैं। एक तो बोल रहा है सब ठीक है, दूसरा बोल रहा है नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़, ठीक है। इसका मतलब है where one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing, एक पार्टी अपना वो इस पोजीशन में है कि वो अपना पार्ट अगर चाहे तो अवॉइड कर सकता है, परफॉर्म ना करे, तो हम ऐसे एग्रीमेंट को या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, वॉइडेबल, ठीक है। अब वॉइडेबल कब कब होता है? जब जो कंसेंट आई है वो कॉर्जन से आई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से आई है, मिस रिप्रेजेंटेशन से आई है, फ्रॉड से आई है, तो इसको हम लोग वॉइडेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर ₹1,00,000। एक्स ने वादा करा कि मैं अपना स्कूटर बेचूंगा 1,00,000 रुपए का। हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड एट गन पॉइंट, गन पॉइंट पे लिया गया था। X is an aggrieved party and the contract is voidable at his option। X की इच्छा है कि भैया मेरे से जो मेरा स्कूटर लेने का वादा लिया गया था वो बंदूक रख के लिया गया था मेरे सिर पे, मैं नहीं करना चाहता यार इसको परफॉर्म, तो मेरी इच्छा है मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं कर देता हूं तो वैलिड है, नहीं करना चाहता तो वॉइड हो जाएगा, है तो मेरे हाथ में ना, तो ये वॉइडेबल हो गया, ठीक है जी, परफेक्ट। इट मीन्स इफ X एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, Y के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको रिसाइंड करने का, ठीक हो गया, ये वॉइडेबल हो जाते हैं बच्चों, ओके। अच्छा जी, ये भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स भी आप लोग देख लो एक बार। तो पहले वाला वॉइडेबल कब होता है? जब आपने कोई कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से चीजें करी हो। और क्या दिया हुआ है वॉइडेबल कब होता है? व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम from performing the promise, contract become voidables at the option of the first। A ने B को कुछ सामान बेचने का वादा करा, ठीक है, B ने कहा ओके मैं खरीदूंगा। अब B पहले ही A को मना कर रहा है कि चल छोड़ यार, रहने दे यार, मत दे यार, वही मना कर रहा है कि मत कर इसको परफॉर्म। अब A के हाथ में है, वो चाहे तो परफॉर्म ना करे, चाहे तो वो बोले कि पूरा परफॉर्म करो, तो उसके ऊपर है कि वो वैलिड मानना चाहता है या वॉइड मानना चाहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B टू सेल कार ऑफ A टू B। A ने बोला मैं आपको गाड़ी बेचूंगा 2,00,000 रुपए की। जब परफॉर्मेंस की बारी आई, A आस्क्ड B दैट ही डजंट वांट टू सेल। A ने B को बोला यार मैं बेचना नहीं चाहता। अब B के हाथ में है, या तो B बोल सकता है कि चल ठीक है यार इट्स फाइन, मत बेच, तू रख अपनी गाड़ी, या फिर बोल सकता है भैया परफॉर्म करो। तो उसके ऊपर है, वैलिड भी बोल सकता है वो उसको, वॉइड भी बोल सकता है, वॉइडेबल हो गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म अ वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, बट कुड नॉट परफॉर्म विद इन दैट टाइम, उस टाइम में परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ए चौथे महीने जा रहा है, यार मेरी गाड़ी ले ले प्लीज, बी के हाथ में है, चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है वो उसको। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी, ठीक है। ए एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ बी अप टू 31 मार्च। ए ने बोला बी को कि मैं आपका घर बना के दूंगा 31 मार्च तक, बट पूरा नहीं कर पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बी अगर चाहे तो पैसा दे दे, नहीं चाहे तो वो
वॉइडेबल है उस ऑप्शन पे, उसके ऊपर है, उसकी इच्छा है। ठीक हो गया बच्चों जी। अब एक वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस दिया है, आ जाओ इसको पढ़ते हैं। डिफरेंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है एक बार वो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो लाइट ऑफ हो गई, एक मिनट लाइट जला दूं बच्चों जी ताकि थोड़ा सा और बेटर रोशनी आ जाए हमारे पास। चलो जी, सबसे पहले दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब पहले दिन से बच्चों वैलिड था और बाद में वो सीज हो गया, है ना। और वॉइडेबल में देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, ये तो एनफोर्सेबल है ना, ये तो हमारे पास दिस सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, राइट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी, इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, यानी यहां पे अब कोई भी लीगल एक्शन कुछ नहीं हो सकता। यहां पे एक पार्टी के ऊपर ये अभी भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो वैलिड रख सकते हो, चाहे तो इसको वॉइड मान सकते हो। ठीक है, कॉज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड होता है वो क्यों होता है, या तो चेंज इन लॉ हो या सरकमस्टांसेस चेंज हो जाए जिसको हम अब ठीक नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। और वॉइडेबल कब होता है, वॉइडेबल होता है कंसेंट फ्री नहीं है तो, इफ द कंसेंट इज ड्यू टू कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड तो बच्चों परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। यहां पे अगर हम चाहें उसको वैलिड रखना चाहें तो परफॉर्मेंस हो जाती है। इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज इज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन स्यू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस। राइट्स क्या होते हैं, वॉइड के अंदर कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, वो तो वॉइड है यार, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी, और उधर लिखा हुआ है वॉइडेबल में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, एक पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके पास अधिकार है। क्या अधिकार है, या तो वो रिसाइंड कर सकता है, रिसाइंड का मतलब कैंसिल आउट कर सकता है, इफ सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो रिसाइंड नहीं करता तो फिर वो वैलिड रहेगा, तो या तो आप उसको वॉइड मान सकते हो, नहीं करते आप एक रीजनेबल टाइम में, फिर वो वैलिड रहेगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद आ रहे हैं बच्चों इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो इल्लीगल भी क्या होते हैं, इल्लीगल वो होते हैं जो लॉ में बिल्कुल ही कुछ ऐसी जैसे क्रिमिनल चीजें होती हैं, है ना, किसी का मर्डर करना है या ड्रग्स की सप्लाई करने, ये इल्लीगल है। अब इल्लीगल भी सर वॉइड तो होंगे ही, कैंसिल तो होंगे ही, हाँ इल्लीगल भी वॉइड तो होंगे ही होंगे, राइट। प्लस उसके साथ इसमें पनिशमेंट भी होती है, पेनल्टी भी होती है, राइट। अब एक स्टेटमेंट आता है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, ऑल द वॉइड एग्रीमेंट्स या ऑल द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। सारे वॉइड इलीगल नहीं है, लीगल भी तो वॉइड होते हैं, है ना। अब ए और बी के बीच में कोई डील हुई, बिजनेस डील हुई, ए की डेथ हो गई, नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगा, तो वॉइड तो है बट नॉट इलीगल। लेकिन ऑल द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, ये बात सही है, तो ध्यान रखना सभी वॉइड इलीगल हो ऐसा नहीं है, लेकिन सभी इलीगल वॉइड होंगे ये पक्की बात है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। लॉ बोलता है कि ये होने ही नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इलीगल के साथ बच्चों अगर कोई कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इलीगल ही माना जाएगा, यानी इलीगल का साथ देता हुआ अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इलीगल ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, The court will not enforce such a contract but also the connected contracts. All the illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal. सारे के सारे illegal void होंगे लेकिन सारे void illegal हो ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखो जल्दी से। Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. एक वो जो इमोरल हो, इमोरल का मतलब जैसे हमें वो मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी ना, अच्छा करना है सबका, तो किसी का कहीं बुरा हो रहा होगा वो इमोरल माने जाएंगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक एट लार्ज में सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो सोसाइटी गलत मानती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इफ आर एग्री विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये ब्राउन शुगर समझ रहे हो तुम, ब्राउन शुगर ये बेसिक शुगर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है।
ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। वन ऑफ दोज फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। चलो, वॉइड और इलीगल में क्या फर्क होता है? वॉइड जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, लेकिन इलीगल सभी वॉइड होते हैं। उसके बाद नेचर, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होती, यहाँ पे इलीगल अगर कोई काम होगा तो पनिशमेंट भी होगी। उसके बाद कोलेटरल एग्रीमेंट, वॉइड के साथ वाले एग्रीमेंट भी सारे वॉइड होंगे ऐसा नहीं है, इलीगल के साथ वाले सारे वॉइड होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है जी, चलो अब आ रहा है बच्चों अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल का क्या मतलब हुआ सर? अनएनफोर्सिबल का मतलब है बच्चों जो अब आप एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ठीक है, मतलब सब कुछ ओके है, ये वॉइड नहीं है, वॉइड नहीं है। कई बच्चे बोले सर वॉइड भी तो अनएनफोर्सेबल होते हैं। देखो, इसमें सब कुछ ओके है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि आप इनको एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक चेक दिया, ठीक है, अब चेक मैंने आपको दे दिया, लेकिन उसके ऊपर डेट नहीं है। अब अगर उसके ऊपर डेट नहीं है तो वो चेक लगेगा ही नहीं, बिना डेट के लग नहीं सकता। तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीटनेस नहीं है इसके अंदर, कहीं ना कुछ अधूरा है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, सब ओके है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग, कुछ लिखा नहीं, लिखित में नहीं हुआ, बार्ड बाय लिमिटेशन, कोई चीजों की कमी है, वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन इट, एक या दोनों पार्टी एक दूसरे पे स्यू नहीं कर सकती, इसको हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखना, एग्जांपल 24 बेस्ट एग्जांपल है अनएनफोर्सेबल का। बेस्ट एग्जांपल देखो, यहां पे लिखा हुआ है ए ने बी से गुड्स खरीदे 2018, ए ने बी से गुड्स खरीदे 2018 में, बट नो पेमेंट वाज मेड, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ 2022 तक। कब खरीदे? 2018 में। 2019, 20, 21, 22, 4 साल तक कोई भी पेमेंट नहीं हुआ। बी कैन नॉट स्यू ए फॉर द पेमेंट इन 2022। अब जो बी है वो ए को स्यू नहीं कर सकता 2022 में। सर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है वो ये बोलता है कि कोई भी लेन देन है, कोई भी कर्जा है, कोई भी उधार है, तो उसके अंदर अगर आपको केस करना है तो जिस डेट पे लेन देन हुआ है वहां से 3 साल के अंदर अंदर करना है। तो एक रीजनेबल टाइम जो है वो 3 इयर्स है। 3 इयर्स के बाद आप केस कर ही नहीं सकते हो। यहां पे 3 साल निकल चुके हैं, देखो, इट हैज क्रॉस्ड 3 इयर्स एंड बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। अब आप नहीं कर सकते। अ गुड डेट बिकम्स अनएनफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब देखो, लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि भैया इतने टाइम पीरियड के बाद आप स्यू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ऐसे तो लोग 15-15 साल बाद करते रहेंगे केसेस, तो कोर्ट तो इसी में लगा रहेगा। तो ये चीज नहीं चलेगी। मैक्सिमम टाइम 3 साल दिया गया है, 3 साल बाद आप एनफोर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे, ठीक है, दिस इज अनएनफोर्सेबल। चलो जी, अब आ रहा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हमने एक पूरी कैटेगरी देख ली, अब आ रहा है फॉर्मेशन के बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है। सबसे पहला है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो आपने बाय वर्ड्स अपने आप सारी चीजें बताई, खुद से बताई, तो ये एक्सप्रेस है। दूसरा देखो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है सेल्फ अंडरस्टूड, वो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, आप मेरे पास आए, मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, आपने मुझे ऑफर करा मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, मैंने कहा ओके मैं आपको गाड़ी बेच दूंगा। अब मेरे पास एक ही गाड़ी है, तो दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये व्हाइट कलर की ये वाली गाड़ी, बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है ना। देखो जरा एक्सप्रेस में क्या लिखा है, एक्सप्रेस में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। आपने हर चीज प्रॉपर्ली बताई है, उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। A tell B on telephone that he offers to sell his house for 20 lakh and B inform A that he accepts the offer. Express contract है। Implied में क्या होगा? Implied contracts in contrast come into existence by implication. Implication का मतलब खुद ही उसके इफेक्ट से आ जाते हैं। Most often the implication is by action or by conduct.
या तो एक्शन से आपने कुछ ऐसा करा या पार्टी के बिहेवियर से पता चल रहा है कि हाँ ये चीज हो गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए की गारमेंट की शॉप है, मेरी गारमेंट की शॉप है, आप मेरी शॉप पे आए, आपने मेरे से जीन्स ली और आपने बोला कि भैया हम लेके जा रहे हैं और 2 दिन में आपको बता देंगे, अगर पसंद आई तो रख लेंगे, पसंद नहीं आई तो नहीं रखेंगे। मैंने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज रात को मैं एक शादी में गया, मैंने आपको वहां पे उस शादी में देखा और आप वही जीन्स डाल के घूम रहे हो। अब अगर आप वो जीन्स डाल के घूम रहे हो तो सेल्फ अंडरस्टूड है ना कि आपको पसंद आ गई, आपने ले ली, तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। देखो Section 9 contemplates such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words के अलावा, तो फिर हम उसको implied मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 26 में लिखा हुआ है, where a coolie in uniform pick up the luggage of A ट्रेन से उतरा, फोन पे बात कर रहा है, ठीक है। कूली ने उसका लगेज उठा लिया, ए देख रहा है मेरा लगेज उठा लिया, तो उसको रोकना चाहिए ना भाई, कहाँ लेके जा रहा है। वो चल दिया कूली के साथ, चल दिया। कूली ने उसके गाड़ी के आगे लगेज रख दिया। कूली ने बोला लाओ सर मेरे 50 रुपए। ए बोल रहा है कौन से 50 रुपए, मैंने थोड़ी कहा तेरे को, ना तूने मेरे को ऑफर करा, ना मैंने एक्सेप्ट किया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। लॉ बोलता है नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। आपको दिख रहा था कि उसने कूली की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आपका उसने गुड्स उठाए, सही जगह पे डिलीवर करे, तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आप एग्री थे इस बात पे, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट बीइंग आस्क्ड, उसने लगेज लिया, रेलवे स्टेशन से बाहर ले गया बिना पूछे, और ए ने उसको करने भी दिया, तो ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है और ए को उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो ए ने रेस्टोरेंट में कॉफी पी ली, तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पेमेंट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, टेसिट कौन सा होता है? टेसिट का मतलब होता है बच्चों साइलेंट। टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, जब मेयर साइलेंस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन। ना तो आपने मुंह से कुछ बोला, ना आपने लिख के दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे क्लासिक एग्जांपल ऑफ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हेन कैश इज विड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब एक कस्टमर जाके एटीएम से पैसे निकाल रहा है, तो ऑफ कोर्स बैंक को समझ में आ रहा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बिना बोले चुपचाप, ठीक है, एक रोडवेज की बस आ रही है जिसके आगे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बस शिमला जा रही है, ठीक है। अब मुझे शिमला जाना था, मैं नॉर्मली बस के अंदर बैठ गया, तो सिंपली समझ में आ रहा है ना, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, साइलेंस से ही समझ में आ रहा है कि मुझे शिमला ही जाना है भाई, राइट। तो चीजें इस तरीके से है इसके अंदर। Another example is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of the hammer in the auction sale। अब देखो fall of hammer से हम समझ जाते हैं ना, अभी आईपीएल की बोली लगेगी, तो जब वो हैमर 3 बार नीचे आएगा तो आप समझ जाओगे कि भैया यहाँ पे सेल हो चुकी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो हैमर सिग्निफाइज कि सेल हो गई, राइट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है बेटा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि यार क्वाजी के लिए अभी रुक जाओ, क्वाजी मैं आपको अभी पूरा डिटेल में आगे आने वाला है, क्वाजी को मैं वहां पढ़ाता हूं। अभी यहाँ पे ना आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हैं, तो पहले वो कराऊं फिर क्वाजी कराता हूं। क्वाजी के लिए अभी वेट करो, ठीक है, क्वाजी के लिए अभी वेट करो। उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं बच्चों? ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आजकल ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टी एंटर कर रही हैं ऑनलाइन, वो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। When a contract is entered into by 2 or more parties using electronic means such as emails, e-commerce contracts, इनको हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। ये भी सिंपल हो गए बच्चों, परफेक्ट हो गए ना। एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, टेसिट, क्वाजी अभी नहीं करने, ई हो गए आपके पास, ठीक है। चलो अब आ रहा है मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या होता है बच्चों कि हमने जो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है या जो भी एग्रीमेंट करा है, अगर दोनों पार्टी ने कर दिया अपनी तरफ से परफॉर्म, आपने मुझे बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, मैंने कहा ओके एग्रीड, इतने पैसे मुझे लगेंगे, इतने मैं अपना फीस रखूंगा, ठीक है, आपने कहा ओके, आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको पूरा एक्ट पढ़ा दिया, दोनों ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटेड, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, जो हो चुका है, ठीक है। आपने और मैंने अभी बात ही करी, आपने मुझे अभी फीस नहीं दी, मैंने आपको अभी कुछ पढ़ाया नहीं, यानी दोनों ही पार्टीज की तरफ से काम होना है, एग्जीक्यूटरी,
एग्जीक्यूटरी, दोनों की तरफ से होना है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटरी में बच्चों अगर एक पार्टी की तरफ से होना है उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। आपने मुझे फीस दे दी, मैंने अभी पढ़ाना है, यूनिलेटरल। दोनों की तरफ से होना है तो बायलेटरल, उसको बोलते हैं बायलेटरल, ठीक है। देखो सबसे पहले एग्जीक्यूटेड, द कंसीडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और फॉरबियरेंस इज बॉट ऑन रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब बेसिकली दोनों ही पार्टीज की तरफ से अपनी अपनी परफॉर्मेंस हो चुकी है। देखो, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स शुगर ऑन कैश पेमेंट, it is an executed contract between both the parties have done what they were to do under the contract। दोनों ने अपना अपना काम करा, एक ने शुगर बेची, एक ने कैश दे दी, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटरी क्या है? इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसीडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। अभी प्रॉमिस है, अभी हुआ नहीं है। सच कंसीडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। जो भी आपने एक्सचेंज में डिसाइड करा है फ्यूचर में परफॉर्म होगा, ठीक है। Therefore these contracts are executory। देखो, where G agree to take tuition of H, ठीक है, G ने बोला मैं H को पढ़ाऊंगा, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और H उसको 1000 रुपए पर मंथ पे करेगा। अब अगले महीने से उसने पढ़ाना है, उसने पैसा देना है, तो दोनों की तरफ से अभी ये एग्जीक्यूटरी है, सही है जी। यूनिलेटरल में क्या होता है बच्चों? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, एक का ड्यू है, उसको यूनिलेटरल बोलते हैं, ठीक है जी। बायलेटरल में क्या होता है? वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, दोनों ने ही अपना अपना काम अभी करना है, इसको हम बच्चों बायलेटरल बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा जी, परफेक्ट हो गया। तो ये थे सारे हमारे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत अच्छे तरीके से, काफी डिटेल में मैंने आपको सारे के सारे समझाए हैं। अब आज एक बार अच्छे से सबको गो थ्रू कर लो। कल हम लोग ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 10 एक पेज का रह गया है। अब यहाँ से डेफिनेशंस हैं बच्चों, डेफिनेशंस को एक बार अच्छे तरीके से सारी की सारी देख लेंगे, पढ़ लेंगे और निपटा देंगे। कल हम लोग ये काइंड्स ऑफ ऑफर्स और ऑफर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो थोड़ा ही रह गया है, ठीक है, 10-12 पेज का रह गया है, फिर इसको समाप्त करते हैं और चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग कल ही शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बस अब अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस मंथ के अंदर अंदर ये एक्ट भी समाप्त करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।